हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आप सभी का एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स की। तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक होगा बीटा ब्लॉकर्स और इस वीडियो में हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ख़त्म करेंगे, मतलब ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर को इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। और उसके बाद जो एक टॉपिक बचेगा ग्लोकोमा, वो अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसको ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में ना रख के अलग से वीडियो बनाएंगे, ड्रग्स फॉर ग्लोकोमा। तो अभी तक जो कईयों के मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे कि अपलोड कर दो नोट्स को एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम वाले, तो मैंने अभी तक इसलिए रोक के रखा था कि पहले एक बार ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर एक साथ पूरा अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। कोलिनर्जिक वाले के तो मैंने अपलोड कर दिए थे, एड्रीनर्जिक ड्रग्स वाले रहते थे जो इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। सर्च कर लेना एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के साथ। तो बीटा ब्लॉकर्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीटा ब्लॉकर्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले बीटा रिसेप्टर कितने थे? बीटा रिसेप्टर हमारे पास टोटल 3 थे, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स की बात करें वो भी 3 तरह के होते हैं, लेकिन उनका इन बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ईच के 3 टाइप से कोई रिलेशन नहीं है। बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 3 रिसेप्टर थे। बीटा ब्लॉकर्स भी 3 तरह के होते हैं। एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, जैसे हमने नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स पढ़ा था, उसी तरह से नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी होता है, जिसका मतलब है कि वो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 तीनों बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करने वाला, तीनों को ब्लॉक करेगा। कौन? नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर जो है वो नॉन सिलेक्टिव होते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों को ही वो ब्लॉक करेंगे। बीटा 1 को भी ब्लॉक करेंगे, बीटा 2 को भी, और बीटा 3 तीनों को वो ब्लॉक करने वाले हैं। एक होते सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। सेकेंड जनरेशन वाले बीटा ब्लॉकर सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करते हैं, ओनली बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो हम इसको सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं, सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स को। और बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ था? बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट था हमारे हार्ट पे, और क्या कर रहा था? हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा था और कंडक्शन को बढ़ा रहा था, ठीक है। 3 काम कर रहा था। तो ये बीटा 1 को ब्लॉक कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं। तो सेकंड जनरेशन जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उसको हम कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है और बीटा 1 हार्ट पे प्रेजेंट है, इसलिए हमने बोला है कि वो सिर्फ हार्ट को सिलेक्टिवली ब्लॉक कर रहा है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो वो बीटा 1 को बीटा 2 और बीटा 3 से ज़्यादा ब्लॉक करता है, मोस्टली बीटा 1 को ही ब्लॉक करता है। इसी तरह एक होते हैं थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो हैं तो बीटा ब्लॉकर लेकिन वैसोडाइलेशन कोज करते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स होने के बावजूद वो वैसोडाइलेशन करते हैं, क्योंकि याद करो बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होता है, और बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होकर करवाता था हमारे पास वैसोडाइलेशन। बीटा 2 रिसेप्टर वैसोडाइलेशन करवा रहा था, तो बीटा ब्लॉकर क्या करवाने चाहिए थे? बीटा ब्लॉकर करवाने चाहिए थे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन वाले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ही करवाते हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स एक ऐसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो बीटा रिसेप्टर को तो ब्लॉक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो वैसोडाइलेशन करवाते हैं। तो एक काम अलग करते हैं, तो इसको अलग कैटेगरी में डाला है थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स के नाम से। तो फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में हम चल रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स को याद करने का तरीका है PPPNTS, PPPNTS, ठीक है। इस तरह से आप याद करोगे। पहले 3 P से क्या बनता है? सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोप्रेनोलोल, ठीक है। नंबर 2 पेनब्यूटोलोल, नंबर 3 पिंडोलोल। उसके बाद 3 P से बन गया प्रोप्रेनोलोल, पिंडोलोल और पेनब्यूटोलोल। उसके अलावा क्या बचा? NT और S। N से बना हमारे पास नेडोलोल, T से बना टीमोलोल और S से बना हमारे पास सोटालोल। तो ये हमारे पास 6 ऐसे ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर्स जो फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो याद हो जाएगा PPPNTS, प्रोप्रेनोलोल, पेनब्यूटोलोल, पिंडोलोल, P से 3 हो गए, NTS, N से बच गया नेडोलोल, ठीक है, T से बन गया टीमोलोल और S से बन गया सोटालोल, ठीक है। 6 याद हो जाएंगे। सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स पे चले तो सेकंड जनरेशन वाले कौन से थे? जो सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक कर रहे थे। तो इसको याद कर लोगे ना तो आपको बचे हुए अलग से याद हो जाएंगे। सेकंड जनरेशन में हमारे पास आता है ट्रिक बीम। बस इसमें जो बीम की स्पेलिंग है उसमें 2 बार ए आएगा, BEAAM, बीम। बी से हमारे पास बन गया बिसोप्रोलोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड जनरेशन पक्का याद होने चाहिए। बिसोप्रोलोल। ई से बन गया
एस्मोलोल, ए से बन गया एटिनोलोल और एसीब्यूटोलोल, एटिनोलोल एसीब्यूटोलोल, और एम से बन गया मेटोप्रोलोल। तो 5 बन गया हमारे पास, बी से बिसोप्रोलोल, ई से एस्मोलोल, 2 बार ए है, ए से बन गया एटिनोलोल, ए से बन गया एसीब्यूटोलोल और एम से बन गया मेटोप्रोलोल। ये हमारे पास है सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स जो सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। इसके अलावा जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स हैं उनको फिर से हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो ऐसे बीटा ब्लॉकर्स जो नॉन सिलेक्टिवली बीटा को ब्लॉक करे, जो मतलब कि जो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों को ब्लॉक करे और साथ के साथ वैसोडाइलेशन शो करे। और दूसरी कैटेगरी जो सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करे और साथ के साथ वैसोडाइलेशन कोज करे, मतलब फर्स्ट जनरेशन वाले की तरह ही हो लेकिन साथ में वैसोडाइलेटर भी हो, उसको हमने कर दिया नॉन सिलेक्टिव के अंदर। और ऐसे जो सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स की तरह काम कर रहे हो, साथ के साथ वैसोडाइलेशन शो कर रहे हो, उनको हमने रख दिया कार्डियो सिलेक्टिव थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स में। तो नॉन सिलेक्टिव में आपको 2 याद रखने हैं, सेलिप्रोलोल और लेबेटालोल। लेबेटालोल तो पक्का याद होना चाहिए, सेलिप्रोलोल छोड़ो, लेबेटालोल तो पक्का याद होना चाहिए, बहुत बार यूज में आएगा आपके। कार्डियो सिलेक्टिव में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है कार्वेडिलोल। कार्वेडिलोल और लेबेटालोल ये हमेशा याद होने चाहिए। कार्वेडिलोल क्या है, कार्डियो सिलेक्टिव है, सी से है, और नॉन सिलेक्टिव वाले में आ गया लेबेटालोल, ठीक है, याद रखना है। उसके अलावा कार्डियो सिलेक्टिव में 2 और आते हैं, बिटेक्सोलोल और नेबिवोलोल, बिटेक्सोलोल, नेबिवोलोल एंड कार्वेडिलोल, ये 3 आ गए हमारे पास कार्डियो सिलेक्टिव थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। और 2 जो नॉन सिलेक्टिव थे वो आ गए सेलिप्रोलोल और लेबेटालोल, ठीक है। ये तीनों जनरेशन के हमने ड्रग्स के नाम याद कर लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। मतलब जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स को हम कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं। सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन वाले जो कार्डियो सिलेक्टिव हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो कहाँ यूज करेंगे। बीटा को ब्लॉक कर रहा है, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, तो हार्ट रेट को कम करेगा, कंडक्शन को कम करेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा। उसके अलावा क्या कॉज करेगा, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन क्यों बोला मैंने यहाँ पे, थर्ड जनरेशन वाले जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होंगे वो तो वैसोडाइलेशन ही शो करेंगे ना, तो इसलिए हम इसको हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन में हम चाहते हैं ब्लड प्रेशर कम हो, मतलब वैसोडाइलेशन हमें चाहिए, तो उस कंडीशन में हम कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 यूज़ हो गया हाइपरटेंशन। कैसे कैसे कौन कौन से ड्रग्स को यूज़ करते हैं वो हम CVS वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंजाइना के प्रोफाइल एक्सिस में, एंजाइना पेक्टोरिस के प्रोफाइल एक्सिस में और MI के अंदर, मायोकार्डियल इंफाक्शन के अंदर एंजाइना पेन होता है, और एंजाइना अगर ज़्यादा देर तक, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा अगर एंजाइना रहे लगातार, तो उससे मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं। तो एंजाइना की प्रोफाइल एक्सिस में और मायोकार्डियल इंफाक्शन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करेंगे, उसके अलावा BP को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को भी कम करते हैं। तीनों चीज़ों को कम कर रहे हैं, तो ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करेंगे। अगर हार्ट रेट कम होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का, हार्ट को काम कम करना पड़ेगा ना भाई, हार्ट काम कम करेगा तो उसको ऑक्सीजन भी कम लगेगी, और एंजाइना में पहले ही हार्ट को ऑक्सीजन की कमी हो रखी होती है, तो ऑक्सीजन अगर हार्ट कम यूज़ करेगा तो वो हमारे लिए अच्छी बात है ना एंजाइना के पेशेंट के लिए। तो एंजाइना के पेशेंट में हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, अगर उसको क्या चाहिए, ऐसे ड्रग्स चाहिए जो हार्ट की ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर दे ताकि मायोकार्डियल इंफाक्शन ना हो जाए। तो इसलिए हम एंजाइना के प्रोफाइल एक्सिस और MI की कंडीशन में भी कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। तो 2 यूजेज मैंने आपको बता दिए। थर्ड यूज है कार्डियक अरिथमिया। अरिथमिया में भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हार्ट रेट वगैरह को कम करता है। नंबर 4 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम पढ़ेंगे CVS चैप्टर में, वहाँ पे भी इसको यूज करते हैं क्योंकि ये जो कार्डियक हाइपरट्रोफी, पैथोलॉजी में आप पढ़ोगे हाइपरट्रोफी हार्ट की, उसको कम करता है ये। तो ये रीमॉडलिंग जो है ना उसको कम करेगा, रीमॉडलिंग उसको बोलते हैं, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को है ना रीमॉडलिंग बोलते हैं हार्ट के केस में। तो रीमॉडलिंग को कम करता है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को इस कंडीशन में भी। तो 4 यूजेस हो गए। नंबर 5 इसका यूज़ है एओर्टिक डायसेक्शन। एओर्टिक डायसेक्शन में भी यूज़ करते हैं, पढ़ेंगे पैथो में बाद में। और इसको हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव, वही हाइपरट्रोफी हो रही है इस कंडीशन में भी, उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। होता क्या है ये भी हम पैथो में पढ़ेंगे, सिस्टमिक पैथोलॉजी जब आएगी हार्ट की। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि इसको हम टोटल 6 जगह यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 हाइपरटेंशन, नंबर 2 एंजाइना के प्रोफाइलेक्सिस में और MI में,
ठीक है। नंबर 3 HOCM हो गया था, एक हाइपरट्रोफिक जो कार्डियोमायोपैथी थी, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। नंबर 4 एओर्टिक डायसेक्शन में हमने इसको यूज़ किया था। नंबर 5 कार्डियक अरिथमियाज में, और नंबर 6 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में भी हमने इसको यूज़ किया। तो ये 6 थेरेप्यूटिक यूजेस है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के। तो हमने कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की बात की है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की। नॉन सिलेक्टिव मतलब फर्स्ट जनरेशन वाले बीटा ब्लॉकर्स और थर्ड जनरेशन वाले नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की, ठीक है। तो इसको हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं? नंबर 1 यूज़ है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो नंबर 1 यूज़ हो गया फियोक्रोमोसाइटोमा बीटा ब्लॉकर। फियोक्रोमोसाइटोमा में एड्रीनलिन वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है। एक सेकेंड, फोन को चार्ज लगा दूं मैं। तो होता क्या है फियोक्रोमोसाइटोमा में, मैंने पहले बताया कि एड्रीनलिन नोर एड्रीनलिन डोपामिन बहुत एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से। सॉरी यार, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। एड्रीनल ग्लैंड से जो एड्रीनलिन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, जिसके कारण एड्रीनलिन का काम करेगा अल्फा रिसेप्टर पे और बीटा रिसेप्टर पे। तो हमें क्या करना है? अल्फा को ब्लॉक कर दो, बीटा को ब्लॉक कर दो। ये एक ट्रीटमेंट होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा में पढ़ेंगे बाद में। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में भी हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। नॉन सिलेक्टिव क्यों देंगे भाई? एड्रीनलिन को ये थोड़ी देखता है कि मैं बीटा 1 पे काम करूंगा या बीटा 2 पे, वो तो तीनों पे काम करेगा ना, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो हमें नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देना पड़ता है। नंबर 2 प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के प्रोफाइल एक्सिस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। किसको करेंगे? जो वैसोडाइलेटर डायलेशन करते हैं उनको यूज नहीं करते इसमें करते हैं फर्स्ट जनरेशन वाले बीटा ब्लॉकर्स को। क्यों? क्योंकि माइग्रेन के केस में क्या होता है, वैसोडाइलेशन होने के कारण जो है पेन होता है, हेड में हेडेक होता है। तो अगर हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे तो वो पेन कम हो जाता है। इस वजह से माइग्रेन के प्रोफाइल एक्सिस में भी इसको यूज करते हैं। प्रोप्रेनोलोल यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सिस में पढ़ेंगे बाद में। नंबर 3 थायराइड स्टोम में भी इसको यूज करते हैं। थायराइड स्टोम में क्या होता है ना कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं थायराइड स्टोम में। नंबर 4 एसेंशियल ट्रिमर्स में भी इसको यूज़ करते हैं। एक्यूट एंजाइटी की स्टेट्स में भी इसको यूज़ करते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्लोकोमा के केस में भी इसको यूज़ करते हैं। ग्लोकोमा में इंपॉर्टेंट है कि ये एक्वस प्रोडक्शन को कम करता है, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करता है। जब ग्लोकोमा पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा। एक्वस ह्यूमर होता है जिसके कारण जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है और उसके कारण ही ग्लोकोमा होता है, ठीक है। तो अगर एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को हम कम करें तो उससे जो ग्लोकोमा ठीक हो सकता है। तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, इस वजह से ग्लोकोमा में भी उनको देते हैं। तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के 7 यूजेस हमने पढ़े। फियोक्रोमोसाइटोमा, प्रोफाइल एक्सिस ऑफ माइग्रेन, एसेंशियल ट्रिमर्स, उसके अलावा हमने पढ़ा था थायराइड स्टोम, एक्यूट एंजाइटी स्टेट्स, ग्लोकोमा एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। तो जो मैंने पहली 6 कंडीशंस लिखी हुई हैं, जिसमें हमने जो फर्स्ट 6 जो कंडीशंस हैं, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रोप्रेनोलोल। लेकिन जो ग्लोकोमा की केस है उसमें प्रोप्रेनोलोल देते ही नहीं है। उस कंडीशन में प्रोप्रेनोलोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, CI का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब ग्लोकोमा के केस में प्रोप्रेनोलोल कभी भी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो कोज करता है कॉर्नियल एनेस्थीसिया। कॉर्नियल जो हमारी कॉर्निया है उसमें से सेंसेशन खत्म कर देता है, वो कॉर्नियल जो है कॉर्नियल एनेस्थीसिया कोज करता है। इस वजह से हम प्रोप्रेनोलोल कभी नहीं देते ग्लोकोमा के केस में। याद रखना इस चीज़ को। ये दिखा नहीं होगा आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये वाला मैंने पॉइंट बताया, ठीक है। ग्लोकोमा के केस में प्रोप्रेनोलोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि वो कॉर्नियल एनेस्थीसिया कोज करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? तो भाई बीटा ब्लॉक हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है? बीटा ब्लॉक होगा, बीटा 1 ब्लॉक हुआ तो क्या होगा? हार्ट रेट कम हो जाएगी, मतलब पहला साइड इफेक्ट क्या हो गया? ब्रेडिकार्डिया। नंबर 2 AV नोड भी ब्लॉक हो रहा था तो कंडक्शन भी ब्लॉक होगी, मतलब SA नोड से AV नोड में जो कंडक्शन हो रही थी वो नहीं होगी इम्पल्स की, तो कंडक्शन भी ब्लॉक हो गई। तो इस जो सेकंड साइड इफेक्ट है वो है AV नोड ब्लॉक। तो ये तो हो गए बीटा 1 को ब्लॉक करने के साइड इफेक्ट्स, ब्रेडिकार्डिया एंड AV नोड ब्लॉक। अगर बीटा 2 ब्लॉक हो गया तो बीटा 2 क्या करा रहा था? स्मूथ मसल्स को डायलेट कराता था। तो बीटा 2 अगर ब्लॉक हो गया, स्मूथ मसल्स डायलेट मतलब ब्रोंको डायलेशन करवा रहा था एक, तो याद हो आपको। तो अब इस केस में क्या होगा? बीटा अगर ब्लॉक हो गया तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मेनली जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है फर्स्ट जनरेशन वाले, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा एंड COPD, क्योंकि वो क्या कोज करते हैं? वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करते हैं जो कि अस्थमा को और ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। नंबर 2
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वैसोस्पेस्टिक एंजाइना। वैसोस्पेस्टिक एंजाइना में पहले से ही, स्पेज्म मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, वैसोस्पेस्टिक एंजाइना में पहले से ही वेसल्स जो है वो पहले से कॉन्ट्रैक्टेड हो रखी होती है, ठीक है। तो जो बीटा ब्लोकर्स हैं वो क्या करेंगे, और ज़्यादा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कोज करेंगे, इसलिए बीटा ब्लोकर्स जो हैं वो वैसोस्पेस्टिक एंजाइना में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और इम्पोटेंसी के केस में भी। इम्पोटेंसी के केस में क्यों, क्योंकि बीटा ब्लोकर ब्लॉक हो गया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड कम पहुंचेगा, ठीक है। ब्लड कम अगर पहुंचेगा तो इम्पोटेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इन 5 कंडीशन में हम बीटा ब्लोकर्स नहीं देते। पहले 2 कंडीशन बीटा 1 से रिलेटेड है, ब्रेडिकार्डिया एंड एवी नोड ब्लॉक, और बाद की 3 कंडीशन जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर से रिलेटेड है, बीटा 2 के ब्लॉक होने से। तो ये 5 जगह पे बीटा ब्लोकर जो है, ये 5 साइड इफेक्ट्स होते हैं बीटा ब्लोकर्स के। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स का क्या एडवांटेज है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज है कि कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स को हम अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि कार्डियो सिलेक्टिव वाले तो बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे, बीटा 2 को ब्लॉक ही नहीं करेंगे। बीटा 2 ब्लॉक नहीं होगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो अस्थमा सीओपीडी में हम दे सकते हैं इजीली। तो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लोकर्स कैन बी गिवन इन asthma and COPD patients, but non-selective beta blockers cannot be given in asthma and COPD patients। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि बीटा ब्लोकर्स जो है वो मास्क कर देते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया को ड्यू टू इंसुलिन। अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन दिया तो क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज कम होगा, अगर वो ज़्यादा कम हो गया तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया। और हाइपोग्लाइसेमिया में क्या क्या आता है, हाइपोग्लाइसेमिया होने के कारण, एक सेकेंड, हाइपोग्लाइसेमिया होने के कारण ट्रिमर्स होते हैं, ठीक है, ट्रिमर्स होते हैं, सीजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। मतलब एरिथमिया हो जाएगा, मतलब किसी का ब्लड ग्लूकोज कम हो गया, तो ये सब कंडीशंस होती हैं। तो ये सब कंडीशन हमें क्या बताती है कि ब्लड ग्लूकोज नीचे चला गया। तो जो पेशेंट इंसुलिन पे है, मान लो किसी को, कोई डायबिटिक पेशेंट है, इंसुलिन दे रहे हैं और उसका ग्लूकोज बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, तो उसको ये सब चीज़ें आएंगी, ट्रिमर्स आएंगे, सीजर्स आएंगे, एरिथमिया आएगा। लेकिन अगर उस पेशेंट को साथ के साथ बीटा ब्लोकर्स भी दिए जा रहे हैं तो बीटा क्या करेगा, एक और यहाँ पे होता है स्वेटिंग भी होता है, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया के केस में स्वेटिंग भी देखने को मिलता है हमको। तो ये 4 चीज़ें आपको मैंने आपको दिखा दी जो होती है। अगर हमने बीटा ब्लोकर दे दिया तो बीटा ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो गया तो एरिथमिया भी नहीं होगा, सीएनएस भी ब्लॉक हो जाएगा, ट्रिमर्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों जो साइड इफेक्ट आ रहे थे हाइपोग्लाइसेमिया होने के कारण, जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे थे, बीटा ब्लोकर्स उनको खत्म कर देता है। बीटा ब्लोकर्स इन वाले सिम्टम्स को आने ही नहीं देगा, और ये सिम्टम्स आएंगे ही नहीं तो पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि भाई उसका ग्लूकोज बहुत डाउन चला गया, पता ही नहीं चलेगा, बंदा वैसे ही मर जाएगा हाइपोग्लाइसेमिया के कारण। तो एक यहाँ पे फीचर जो बीटा ब्लोकर जिसको ब्लॉक नहीं कर पाते वो है स्वेटिंग, क्योंकि जो स्वेटिंग है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्योंकि जो स्वेटिंग है वो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स, मतलब उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। पर नर्व्स कौन सी होती है, कोलिनर्जिक नर्व्स होती हैं, मतलब एसिटाइल कोलिन से वो काम करता है स्वेटिंग वाला फीचर, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स, इसलिए यहाँ पे बोला है मैंने। तो स्वेटिंग जो है उसको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे बीटा ब्लोकर्स। तो एक ऐसा जो सिम्टम देखने को मिलेगा या फिर क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा इंसुलिन के कारण हाइपोग्लाइसेमिया अगर हो जाए किसी पेशेंट में, तो वो मिलेगा स्वेटिंग। साथ के साथ और भी मिलते हैं, लेकिन अगर बीटा ब्लोकर्स पे है तो सिर्फ और सिर्फ स्वेटिंग देखने को मिलेगा, बाकी सब सिम्टम्स को मास्क कर देते हैं बीटा ब्लोकर्स। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो ये आप पॉइंट याद रखना। तो इस वीडियो में हमने बात की बीटा ब्लोकर्स की। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है ग्लोकोमा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और पूरी सीरीज़ जो है, जो प्लेलिस्ट है ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी की, उसको शेयर करना अपने जितने भी कॉलेज के ग्रुप्स हैं उन सब में, ताकि सब तक ये पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।